सबसे पहले अपने सभी भाई बहनों से एक बात कहना चाहते हैं कि किसी को अपने चैनल से रिलेटिव कोई समस्या हो वो मुझे बेझिझक कमेंट्स कर दे। हम उनके चैनल को देख के उसके चैनल पे जो भी समस्या है उसको बताने की या समस्या को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ आप मुझे कमेंट्स कर देना। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक लड़का एक बहुत बड़े बंगले पे जाता है और वहां पे जाके दरवाजे में जब पहुंचता है तो जो डोरबेल लगी होती है उसको बजाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो वो लड़का धक्का मारता है दरवाजे में, तो दरवाजा खुला था। दरवाजा खुल जाता है और वो लड़का जब अंदर जाता है तो देखता है कि एक महिला चारपाई पे पड़ी हुई है, बहुत बुरी हालत में। और उस महिला ने जब उस लड़के को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और ये लड़का भी हैरान हो जाता है। आखिर में दोस्तों, वो महिला इस तरह बदहाल क्यों पड़ी हुई थी? जब इतना बड़ा उसका बंगला था, शायद है कि वो पैसे वाली रही होगी। क्या उसके घर में कोई ऐसा नहीं है जो उसको देखे? वो क्यों रो रही थी और उस लड़के से उसका क्या रिश्ता था? दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा सा समय निकालिए, इस कहानी को सुनिए और अपनी राय आपस रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिला की। एक ऐसा परिवार जिस परिवार में 4 सदस्य थे, बड़ी ही हैप्पी फैमिली थी। माता पिता, 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी, जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजर रही थी। जो बेटा था वो बड़ा था, जो बेटी थी वो छोटी थी। बेटा जब 9 साल का था और बेटी सिर्फ 5 साल की थी, उसी दौरान उस परिवार में ग्रहण लग जाता है। एक समस्या आ जाती है दोस्तों, समस्या ये आ जाती है कि जो उन बच्चों की माँ थी वो किसी और के साथ में फरार हो जाती है। अब छोटे बच्चे, उनका पालन पोषण कैसे हो? बच्चों के पिताजी बहुत कोशिश करते हैं, सब जगह पता करते हैं, खोज खबर करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी का कहीं भी अता पता नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, यहाँ तक कि वो उसके गम में, अपनी पत्नी के जाने के गम में कि बच्चों को छोड़ के चली गई, बच्चों को हम कैसे पालें, वो शराब पीने लगते हैं। और शराब इतनी ज्यादा उन बच्चों के पिता पीने लगते हैं कि जिसके चलते उनका जो किडनी, लीवर, फेफड़ा सब खराब हो गया। और दोस्तों, दोबारा से उस परिवार पे एक ऐसा ग्रहण लगा, एक ऐसी परेशानी टूट पड़ी। उन बच्चों के पिताजी का भी देहांत हो गया, माँ भी चली गई छोड़ के, पिता भी चले गए, बच्चे छोटे, बच्चे अनाथ हो गए। अब उनको कौन देखे? अब सबसे बड़ी समस्या कि भाई आगे कौन आए? कोई रिश्तेदार भी नहीं आया। जब रिश्तेदारों ने जाना कि अब ये बच्चे हैं, कोई मेरे सर पे ना मर दे कि नहीं इनको तुम ले जाओ, तो भाई मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए। क्या होता है कि गांव के जो प्रधान थे उन्होंने पंचायत बुलाई, पूरे गांव वालों को बुलाया और सबसे कहा कि देखिए, ये बच्चे छोटे हैं, अनाथ हो गए हैं, अभी ये खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करिए कि इनकी जिम्मेदारी हम लोग उठाते हैं। सभी लोग मिलके इन बच्चों की देखरेख करेंगे और इनका पालन पोषण करेंगे। दोस्तों, उस मीटिंग में हर किसी ने कह दिया कि ठीक है, हम बच्चों का पालन पोषण करेंगे। कोई कहता है कि हम खाना खिला देंगे एक दिन, कोई कहता है हम खाना खिला देंगे, कोई कहता है कपड़ा हम दे देंगे, कोई कहता है ये वो। मतलब सबने उस दिन कह दिया, उस दिन के पंचायत में प्रधान जी के सामने, सबके सामने, कि ठीक है सब लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों, ज्यों ही समय बढ़ता गया, यूं ही लोगों का जो रंग था वो सामने आने लगा। जो खिलाता है वो सोचता है कि मेरे घर पे काम करे, जबकि ये बच्चे काम करने के लायक नहीं थे। बेटी जब 6-7 साल की हो जाती है, लोग कहते हैं कि मेरे घर पे काम करो, ऐसे फ्री में नहीं खिला पाएंगे। यहां तक कि दोस्तों, एक दिन ऐसा आ जाता है कि पूरा गांव उन बच्चों पे अत्याचार करने लगा। यहां तक आते आते जब बच्चा वो 15 साल का हो जाता, जो बेटा था उसका नाम विनोद था, उसकी बहन का नाम था प्रिया, वो 15 साल का हो जाता है, उसकी बहन 10 साल की हो जाती है। तो वो सोचता है कि अब मुझे इन सब के साथ में नहीं रहना, क्योंकि गांव वालों का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जाता था और गांव वाले ये सोचते थे कि मजदूर की तरह मेरे घर पे काम करें, तब जाके इनको हम रोटी देंगे। वो विनोद ये सोचता है कि अब हम खुद से कुछ करेंगे, लेकिन अब उसके पास ना तो पैसा है, ना तो पढ़ा लिखा है, कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। तो ऐसे में वो करे तो क्या करे? एक दिन विनोद ने ये मन बना लिया कि अब हम यहाँ से जाएंगे, और वो एक शाम अपनी बहन को लेके, अपनी 10 साल की बहन को लेके चल लेता है स्टेशन पे। और स्टेशन पे जब पहुंच जाता है तो वो एक ट्रेन पे बैठ जाता। अब उसको उस ट्रेन का ना नंबर पता है, ना ये पता है कि ट्रेन कहाँ जाएगी, ना उसके पास पैसा है, यूं ही ऐसे ही बैठ लेता है, ना कोई कपड़ा, ना कोई पैसा, कुछ भी नहीं। ये बच्चे एक ऐसे स्टेशन पे उतर जाते हैं जहां पे इनको कुछ भी नहीं मालूम है कि हम कौन से स्टेशन पे खड़े हैं, क्या है इस स्टेशन का नाम है, अब हम कहाँ जाएंगे, कुछ भी इन बच्चों को नहीं पता है। लेकिन जो बहन थी प्रिया,
वो अपने भाई यानी कि विनोद से कहती है कि भैया मुझे भूख लगी है। तो विनोद कहता है कि बहन मेरे पास पैसा तो है नहीं, अब हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए, अब देखेंगे कहीं से खाना मिल जाएगा तो तुमको खाना देंगे। लेकिन बहन छोटी थी, वो बार बार कहती कि भैया मुझे भूख लगी है, किसी से खाना मांग लो। तो वो भाई क्या करता है, विनोद वो 15 साल का बच्चा क्या करता है कि सबसे भीख मांगता है, लेकिन भाई मेरे कोई भीख नहीं देता है। लोग कहते हैं हट यहाँ से, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर दूसरे के पास जाता है, दूसरा कहता है हट मेरे पास से, यहाँ पैसा नहीं है। तीसरा कहता है कि पैसा क्या कमा के रख गए थे, किसी ने जब पैसा नहीं दिया। तभी दोस्तों क्या होता है कि एक व्यक्ति जो एक बेंच पे बैठा हुआ था, उसने इन बच्चों की हालत को देखा, इन बच्चों को देखा कि एक जो बच्ची है वो भूखी है, उसके लिए भाई सबसे भीख मांग रहा है। तो उसको बहुत ज्यादा दया आ जाती है। वो व्यक्ति उन बच्चों के पास में जाता है, तो वो व्यक्ति उन बच्चों से हाल पूछता है कि बेटा तुम ऐसे अकेले घूम रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुमसे कहा है कि भीख मांगो जाके? तो विनोद वो पूरी कहानी बताता कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरी माँ छोड़ के चली गई, मेरे पिताजी उनके गम में चले गए, गांव वालों ने जैसे तैसे मेरा गुजारा किया, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे, हम उनसे परेशान हो चुके थे, जिसके चलते हम अपनी बहन को लेके भाग खड़े हुए हैं और अब मुझे कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। दोस्तों उस व्यक्ति को इतनी ज्यादा दया आ जाती है। वो व्यक्ति पहले तो उनका पेट भरता है, खिलाता पिलाता है, इसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि बेटा हम तुमको ऐसी जगह पे भेज देंगे जहां से तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, तुम अच्छे आदमी बन जाओगे, तुमको भटकना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों उस व्यक्ति ने एक महिला के पास में फोन किया, जिस महिला का नाम था वसुंधरा, क्योंकि वो महिला जो थी वो एक सोशल वर्कर थी और उस महिला ने अपनी शादी नहीं की थी। उसका सिर्फ काम ये था कि जो बच्चे इस तरह भटक रहे हैं, जिनके माता पिता नहीं, उन बच्चों को पालना पोषना, उनकी जिंदगी को बनाना, उसकी जिंदगी का मेन उद्देश्य ये था। तो वो व्यक्ति उस महिला के संपर्क में था और उस महिला ने कहा कि कहीं भी आपको इस तरह के बच्चे अगर दिखें तो मुझे फोन जरूर करना। इसीलिए उस व्यक्ति ने उस महिला के पास में, वसुंधरा के पास में फोन किया। तो ये बच्चे तो डर जाते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार देखते थे न्यूज में, टीवी में या मोबाइल में सुनते थे कि बच्चों को लोग बेच देते हैं, बच्चों का ऐसा यूज करते हैं, वैसे यूज करते हैं। तो ये बच्चे डर रहे थे कि ये मुझे पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं, कोई मुझे ऐसी जगह न डाल दे जो वहां से हम कभी वापस ना आ पाए, मुसीबत में ना फंस जाए। विनोद डरता है, कहता है कि साहब जी आप किसके साथ में मुझे भेज रहे हैं? लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि आप परेशान ना होइए, हम तुमको ऐसे जगह पे भेज रहे हैं जहां से तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों थोड़ी देर में वो वसुंधरा नाम की महिला भी आ जाती है और वो जब पास में आती है तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती है। और उस वसुंधरा नाम की महिला ने पूरी बात बताई कि बेटा तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हमारे पास में रहते हैं, हम उनको पढ़ाते लिखाते, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखते। बच्चे परेशान होते हैं, रोते हैं कि शायद मुझे कहीं ऐसी जगह न डाल दें, लेकिन फिर वो व्यक्ति और वो वसुंधरा मिलके समझाते हैं कि बेटा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे उस वसुंधरा नाम की महिला के साथ में चले जाते हैं और पहुंचते हैं उस वसुंधरा के आवास पे। तो बहुत बड़ा घर बना हुआ महल जैसा, और उस घर में 10-12 बच्चे और हैं। वहां पे वो वसुंधरा नाम की महिला उन बच्चों की देख रेख बड़े अच्छे तरीके से करती थी, ऐसे करती थी जैसे ये बच्चे उनके खुद के हो। तो दोस्तों बड़े अच्छे तरीके से विनोद और प्रिया का भी भैया पालन पोषण और खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना सब कुछ होने लगा। लेकिन जो विनोद था वो वसुंधरा से कहता है कि मैडम मेरा पढ़ाई में बिल्कुल नहीं मन लगता है, आप मेरी बहन को पढ़ा दो, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो वसुंधरा बहुत ज्यादा समझाती कि बेटा पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्व होता है, पढ़ लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन विनोद कहता है कि मैम जी जब हमारे पढ़ने का टाइम था तब मुझे पढ़ाई नहीं मिली, अब हम बहुत सारी चीजों से गुजर के आए हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, इसलिए अब मेरा पढ़ना संभव नहीं है। अगर आप सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो आप मेरी बहन को पढ़ा दो, उसके बदले में जो बताओ वो मैं आपके यहाँ काम करूं। वो वसुंधरा मैडम हंसने लगती है, कहती बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा पढ़ने की नहीं है तो तुम कोई बात नहीं, रहने दो, हम तुम्हारी बहन प्रिया को बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे। तो दोस्तों प्रिया को मैडम पढ़ाती हैं और अच्छी शिक्षा अच्छे स्कूल में। धीरे धीरे समय गुजरता है और ये जो विनोद था ये 22 साल का हो जाता है और जो बहन थी वो भी 17-18 साल की हो जाती है और 12th को इसने अच्छे नंबरों से क्रॉस कर लिया। इसके बाद में बहन प्रिया अपने भाई से कहती कि भैया इसके बाद में मुझे क्या करना चाहिए? तो विनोद कहता है कि बहन तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम समझोगी आगे तुम्हें क्या करना चाहिए, बाकी मुझे तो मालूम है नहीं कि मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूं, क्या मैं बताऊं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। बहन कहती कि भैया तुम ही मेरे गार्जियंस हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारी वजह से हम पढ़ लिख रहे हैं, तुम ना होते तो शायद नहीं पढ़ पाते,
तुम इतना सपोर्ट करते हो मैडम से, कहते हो इस तरीके से, तो तुम ही सब कुछ हो। लेकिन विनोद क्या करता है कि वसुंधरा मैडम के पास में जाता है और मैडम से कहता है कि मैडम जी, प्रिया ने 12th अच्छे नंबरों से क्रॉस कर लिया है, तो अब इसको कौन सी पढ़ाई आगे करनी चाहिए। दोस्तों मैडम उसको एडवाइस करती हैं, सलाह देती हैं प्रिया को और विनोद को कि देखो अब ये प्रिया जो है इसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी चाहिए, आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। और बड़े अच्छे तरीके से मैडम समझाती हैं। इसके बाद में क्या होता है कि भाई प्रिया को तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैडम कहते हैं कि बेटा तुम्हें डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो करने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में वो पढ़ाई नहीं हो सकती है, वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। तो दूसरे शहर में जाओ और जितना भी पैसा लगेगा वो सब कुछ हम तुम्हें देंगे। प्रिया तैयार हो जाती, लेकिन मैडम कहती है विनोद से कि विनोद तुम अपनी बहन के साथ में रहो जाके एक रूम लेके, और पैसा बराबर हम भिजवाएंगे। दोस्तों पहले तो विनोद मना करता है, लेकिन जब मैडम बहुत कहती है तो विनोद चल देता है अपनी बहन के साथ में और दूसरे शहर में एक रूम लेके वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं पे प्रिया काम करती है। अब क्या था कि जो विनोद था वो भी ये सोचता है कि मैडम ने अभी तक मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और अब मैं 21-22 साल का हो गया हूँ, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद कुछ कमाऊं और मैं अपनी बहन की जो आगे की पढ़ाई है उसके लिए मैं पैसा लगाऊं। जरूरी नहीं कि अब भी हम मैडम के ऊपर डिपेंड रहें। तो यहाँ तक कि विनोद ने मैडम से वहां से पैसा लेना बंद कर दिया, और विनोद खुद भी छोटे मोटे काम करने लगा, जिसके चलते उसके जो काम थे वो अच्छे चलने लगे, और धीरे धीरे वो भी छोटा मोटा बिजनेस करने लगा, उसके पास में भी पैसा आने लगा। इधर जो बहन थी वो डॉक्टरी की पढ़ाई बड़े ही मन लगा के करती थी, यहाँ तक कि वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही थी कि वो डॉक्टर बन गई। दोस्तों जब प्रिया डॉक्टर बन गई तो विनोद बहुत ज्यादा खुश, लेकिन उसने कई बार प्रयास किया वसुंधरा मैडम से बात करने के लिए, वसुंधरा मैडम को बताने के लिए कि मैडम बहन जो मेरी थी प्रिया उसकी नौकरी लग गई और हम भी काम करने लगे, लेकिन कभी नंबर लग नहीं पाया, नंबर बंद बता रहा था। विनोद बहुत ज्यादा परेशान। अब क्या था कि विनोद अपनी बहन के साथ में वहीं पे रहता है, यहाँ तक कि खुद का भी घर ले लेता है। और जब प्रिया डॉक्टर बन जाती, यानी कि विनोद अपनी बहन प्रिया से कहता है कि प्रिया अब ऐसा करो कि तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ ले, ताकि जो मेरी वो जिम्मेदारी है वो भी खत्म हो जाए और हम भी आजादी से रह सके। लेकिन प्रिया कहती है भैया अभी नहीं, लेकिन विनोद बहुत ज्यादा जिद करता है कि नहीं बहन अब शादी की उम्र हो गई, तुमको शादी कर लेनी चाहिए। प्रिया कहती है भैया पहले आप करो, लेकिन विनोद मना कर देता कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है, पहले मैं तुम्हारी करूं, इसके बाद में अपनी देखेंगे। तो प्रिया जब तैयार हो जाती है तो विनोद ने एक बहुत अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा हुआ, अच्छी डिग्री वाला भाई चुना, उसके लिए देखा, और जब प्रिया को लड़का पसंद आ गया तो शादी फिक्स हो जाती है। और जब कार्ड छपने का नंबर आया तो वहां पे पूछा गया तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। तो वो विनोद ये सोचता है कि यार माता पिता उनका नाम लिखवा के क्या करें, मेरे तो असल में माता पिता वो वसुंधरा मैम है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उनका नंबर नहीं लगता है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ कि 4-5 कार्ड ले लेता है, और इस उद्देश्य कि मैडम को हम निमंत्रण भी देके आएंगे। इसके बाद में मैडम से हम ये पूछेंगे मैडम जी कौन सा कार्ड इसमें रखें, और मैडम जी का ही नाम हम कार्ड में रखेंगे माता पिता की जगह पे। दोस्तों इसी विचार से वो विनोद चल देता है वसुंधरा के घर के लिए, लेकिन वो काफी दूरी पे रहता था, दूर शहर में रहता था, जिसके चलते 3 दिन उस विनोद को लग गए वहां वसुंधरा के घर पे पहुंचते हुए। और जब वो वसुंधरा के दरवाजे पे पहुंचा, उस घर में पहुंचा जहां पे उसका इतना समय बीता, जहां पे उसका पालन पोषण हुआ, रखा गया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, तो पहुंचता है जब दरवाजे पे तो भाई घंटे बजाता है, जो डोरबेल लगी होती है उसको बजाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। विनोद सोचता है कि कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। फिर वो जब काफी टाइम हो जाता है तो उस दरवाजे को ऐसे मतलब करता है कि शायद खुल जाए, तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाता है तो देखा कि जो वसुंधरा मैडम थी वो चारपाई पे बदहाल पड़ी हुई हैं, बीमार पड़ी हुई हैं एक चारपाई पे, कोई भी उनको देखने वाला नहीं, उनके शरीर में मक्खियां लगी हुई हैं। अब विनोद ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मुझे यहाँ से गए हुए 6-7 साल का समय बीत गया, लेकिन इसी बीच में ऐसा क्या हो गया जो ये मैडम जी जो मेरी माँ पिता के समान है वो इस स्थिति में पड़ी हुई है। विनोद जो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और घबराते हुए वसुंधरा से पूछता है कि मैडम जी आपको क्या हुआ। तो वसुंधरा कहते हैं कि बेटा तुम्हारे जाने के 5 साल बाद
हमारा एक्सीडेंट हो गया रोड में, जिसके चलते मेरे दोनों पैर टूट गए, मेरे पूरे पैर खराब हो गए और कोई ऐसा नहीं है जो मेरी देख रेख करे। हम पैसा देके देख रेख करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग पैसा ले लेते हैं फिर भी मेरी देख रेख नहीं करते हैं। और मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी सेवा करी, उनको योग्य बनाया, वो बच्चे चले गए और वो मेरे पास नहीं आए, जबकि हमने बहुत सारे बच्चों से संपर्क किया, उनको बताया अपनी समस्या के बारे में, लेकिन एक भी बच्चा नहीं आया। जब दोस्तों विनोद ये सुनता है तो विनोद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैडम के दोनों पैर टूट गए हैं। अब वो विनोद कहता है कि मैडम जी, मैंने कई बार आपके पास फोन करने की कोशिश की, लेकिन आपका नंबर ही नहीं लग रहा था और वहां हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि हम यहाँ पे नहीं आए। दोस्तों विनोद बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद में विनोद कहता है कि आज से हम आपकी सेवा करेंगे, मुझे ये चीज नहीं मालूम थी, हम सेवा करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। हम पूछने के लिए आपके पास आए थे, लेकिन यहाँ आपकी हालत देख के हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिलहाल हम शादी तो प्रिया की निपटा रहे हैं, लेकिन हम आपकी सेवा करेंगे। दोस्तों प्रिया भी अपने भाई के साथ में आई हुई थी, तो प्रिया भी बहुत ज्यादा हैरान होती। दोस्तों मेनन कहते हैं कि बेटा, जो प्रिया की शादी की डेट है उस डेट पे उसकी शादी निपटा दो, इसके बाद में जो होगा वो देखेंगे। लेकिन प्रिया कहती कि मैडम जी, भैया से भी कह दो कि ये भी शादी कर ले, लेकिन विनोद मना करता है। तो मैडम समझाती कि ठीक है बेटा, प्रिया की भी शादी जरूरी है, और विनोद से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी भी शादी जरूरी है। दोस्तों प्रिया की शादी उसी डेट पे धूमधाम के साथ में हो जाती है, और इसके बाद में विनोद की भी शादी होती है एक अच्छी लड़की से। लेकिन विनोद ने उस लड़की से ये कह दिया था कि तुम्हें जिंदगी में मैं कोई कष्ट नहीं देंगे, जिससे शादी होने वाली थी विनोद की, कि हम तुम्हें जिंदगी में कोई कष्ट नहीं देंगे, लेकिन तुम मेरी माँ की सेवा करोगी। जो वसुंधरा मैडम थी उनके बारे में बताता है विनोद कि यही मेरी माँ है, अगर ये ना होती तो शायद हम पता नहीं कहाँ भीख मांग रहे होते, तुमको इनकी सेवा करनी होगी, इसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो हम ला के देंगे। वो लड़की तैयार हो जाती है और शादी हो जाती है विनोद की धूमधाम से। और जो विनोद की पत्नी है और विनोद मिलके अपनी उस माँ की सेवा करते हैं, वसुंधरा की सेवा करते हैं। वसुंधरा बहुत ज्यादा खुश होती है। तो इस तरह विनोद ने वसुंधरा के कर्ज को उतारा, वसुंधरा की सेवा करता है पूरे भाव से, पूरे लगन से। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप विनोद के बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।